अक्सर जब हम सर्जरी या ऑपरेशन थिएटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अत्याधुनिक तकनीक, चमकते सफ़ेद कोट और पश्चिमी देशों की हाई-टेक लैब्स की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये धारणा पूरी तरह से सटीक नहीं है? इस विश्लेषण में हम एक ऐसी आम सोच को चुनौती देने जा रहे हैं जो मानती है कि जीवन रक्षक और जटिल सर्जिकल प्रक्रियाएं केवल इस आधुनिक युग की देन है। असल में इन मेडिकल चमत्कारों की जड़ें इतिहास में कहीं अधिक गहराई तक जाती हैं। तो आज की रूपरेखा कुछ इस तरह है। प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति, सर्जरी के जनक से परिचय, प्राचीन ऑपरेशन रूम, सर्जरी के 8 स्तंभ और प्राचीन ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मिलन। चलिए सीधे 2500 साल पुरानी इस यात्रा पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्लास्टिक सर्जरी की उत्पत्ति, एक छिपा हुआ इतिहास। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार आखिर कब और कहाँ हुआ था? अगर आपके दिमाग में 19वीं सदी का यूरोप या 20वीं सदी का अमेरिका आ रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि कहानी कुछ और ही है। जवाब है 600 ईसा पूर्व। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 600 ईसा पूर्व। जब दुनिया के कई हिस्सों में चिकित्सा विज्ञान का नामो निशान तक नहीं था, तब प्राचीन भारत में बेहद जटिल सर्जरियां न सिर्फ मौजूद थीं बल्कि सफलता से की जा रही थीं। लेकिन सवाल ये है कि उस दौर में ऐसी सर्जरी की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल प्राचीन भारत में कुछ गंभीर अपराधों के लिए सजाएं बहुत कड़ी थीं। व्यभिचार या राजद्रोह जैसे मामलों में अक्सर सजा के तौर पर नाक काट दी जाती थी, क्योंकि समाज में नाक को सम्मान का प्रतीक माना जाता था। बस इसी जरूरत ने पेडिकल फोरहेड फ्लैप जैसी एक अद्भुत चिकित्सा खोज को जन्म दिया। तो ये काम कैसे करता था? माथे से त्वचा का एक हिस्सा बड़ी बारीकी से काटा जाता था, लेकिन पूरा नहीं, ताकि रक्त प्रवाह बना रहे। फिर उसे घुमाकर कटी हुई नाक की जगह पर टांकों से जोड़ दिया जाता था और संक्रमण रोकने के लिए हर्बल एंटीसेप्टिक लेप लगा दिया जाता था। और सबसे कमाल की बात क्या है? आज की आधुनिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में भी ये व्यवस्थित तरीका एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, सर्जरी की जनक सुश्रुत। मिलिए सुश्रुत से। इन्हें पूरी दुनिया में सर्जरी के जनक और प्लास्टिक सर्जरी के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सुश्रुत संहिता नाम का एक विशाल संस्कृत ग्रंथ लिखा था, जो कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विस्तृत दस्तावेज था जिसने आने वाली कई सदियों के लिए सर्जनों का मार्गदर्शन किया। अब इस ग्रंथ की गहराई देखिए। इसमें चिकित्सा ज्ञान के 184 अध्याय हैं, 1120 से ज्यादा बीमारियों का जिक्र है और 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रक्रियाओं की डिटेल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुश्रुत ने प्रैक्टिकल एनाटॉमी के लिए मानव शवों के डिसेक्शन को अनिवार्य बना दिया था। और तो और, दुनिया को जर्म थ्योरी के बारे में पता चलने से बहुत पहले ही उन्होंने सर्जरी के दौरान उपकरणों को स्टेरिलाइज करने की तकनीक खोज ली थी। बिल्कुल अविश्वसनीय, है ना? अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्राचीन ऑपरेशन रूम, अभ्यास में सरलता और कौशल। सोचिए, उस जमाने में स्टूडेंट्स को सर्जरी की ट्रेनिंग कैसे मिलती होगी? किसी भी इंसान को छूने से बहुत पहले उन्हें लौकी या कद्दू जैसी सब्जियों पर चीरा लगाने का अभ्यास कराया जाता था। टांके लगाने की प्रैक्टिस चमड़े पर होती थी और रक्त वाहिकाओं को पंक्चर करने की ट्रेनिंग कमल की डंठल या मरे हुए जानवरों की नसों पर की जाती थी। ये आज के मेडिकल डमीज का प्राचीन वर्जन था। और ये वाला तथ्य तो आपको सच में हैरान कर देगा। आंतों की नाजुक सर्जरी के बाद टांके कैसे लगते थे? बड़ी काली चींटियों का उपयोग करके। जी हाँ, चींटियों से आंत के दोनों सिरों को कटवाया जाता था और जैसे ही उनके मजबूत जबड़े बंद होते, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता। समय के साथ शरीर के अंदर ये जैविक टांके खुद ब खुद घुल जाते थे। प्रकृति का इस्तेमाल करके बनाई गई ये एक मास्टर क्लास एब्जॉर्बेबल सूचर तकनीक थी। चलिए अब आगे देखते हैं भाग 4, प्राचीन सर्जरी के 8 स्तंभ, आधारशिला। 125, ये महज कोई नंबर नहीं है, ये उन खास सर्जिकल उपकरणों की संख्या है जिन्हें सुश्रुत ने खुद डिजाइन और वर्गीकृत किया था। इसमें स्कैल्पेल से लेकर फोर्सेप्स तक सब शामिल थे। और कमाल की बात यह है कि इनमें से कई उपकरण आज के मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल टूल्स से काफी मिलते जुलते हैं। इन उपकरणों का इस्तेमाल शल्य तंत्र के इन 8 बुनियादी स्तंभों के लिए होता था: छेदन, भेदन, लेखन, व्यधन, ऐषण, आहरण, विस्रवण और सीवन।
सुश्रुत ने हर सर्जिकल इंटरवेंशन को इतनी परफेक्शन के साथ कैटेगराइज किया था कि यही नियम आज भी सर्जरी के बेसिक सिद्धांत माने जाते हैं। अब रुख करते हैं हमारे आखिरी भाग का, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान, अनुवादीय मार्ग। इतिहास के इन चमत्कारों से अभिभूत होने के बाद सवाल उठता है कि आज का आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन बुद्धिमत्ता को कैसे देखता है। हाल ही में इंटरनेशनल जर्नल फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च जैसे पब्लिकेशंस में एक नई एकेडमिक लहर देखने को मिल रही है। रिसर्चर अब केवल इतिहास की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आयुर्वेदिक सर्जरी या शल्य तंत्र को आज के मॉडर्न लैब स्टैंडर्ड्स पर परख रहे हैं। इस टेबल को देखिए। एक तरफ क्षार सूत्र जैसी प्रक्रियाएं हैं जो मॉडर्न क्लिनिकल ट्रायल्स में पास होकर नेशनल सर्जिकल गाइडलाइंस का हिस्सा बन चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अग्निकर्म और व्रण कर्म जैसी तकनीकें हैं जिन्हें अभी इन विट्रो, एक्स विवो और इन विवो जैसे कड़े परीक्षणों से गुजरना बाकी है। ये प्रमाणन का अंतर या वैलिडेशन गैप आधुनिक शोधकर्ताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? मकसद सिर्फ अपने अतीत के गौरव का गुणगान करना नहीं है, बल्कि इन प्राचीन ग्रंथों से सबूत निकालकर उन्हें आज के विज्ञान के साथ जोड़ना है, ताकि एक ऐसी समानांतर सर्जिकल देखभाल प्रणाली बनाई जा सके जो पूरी तरह से वैज्ञानिक हो और ग्लोबल स्तर पर भरोसेमंद मानी जाए। तो अंत में सोचने वाली बात यह है कि अगर 2500 साल पुरानी फोरहेड फ्लैप तकनीक या चींटियों से टांके लगाने की विधि आज की मॉडर्न मेडिसिन से कदम मिला सकती है, तो जरा सोचिए उन प्राचीन धूल भरी पांडुलिपियों के पन्नों में अभी और कितने बड़े मेडिकल चमत्कार छिपे होंगे जो बस मॉडर्न साइंस की रोशनी में आने का इंतजार कर रहे हैं। इस सवाल को अपने साथ रखिए और ज्ञान की इस खोज को यूं ही जारी रखिए।